नमस्कार भावी पुस्तकालय अध्यक्षों, कैसे हो। क्वेश्चंस अगर आप लोग नए हैं तो बता देता हूँ। क्वेश्चंस अच्छे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के क्वेश्चंस भी कराते हैं हम। अभी नवोदय विद्यालय की ये सीरीज चल रही है। आसान टिपिकल हर तरह के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और थोड़ा सा मोटिवेशन में अगर विश्वास है तो एक चैनल है मेरा दूसरा, अभी आप लोगों की डिमांड पे स्टार्ट किया है कि सर कुछ मोटिवेशन चीज़ें दीजिए, तो धीरे धीरे उसको ग्रोथ करेंगे। अभी तो पूरी तरह से स्वास्थ्य भी ठीक नहीं हो पाया ऑपरेशन के बाद, तो उसको देखिए। होप एक्स्ट्रा डोज के नाम से चैनल है, अच्छा लगता है तो आप लोग बाकी वीडियो 2-4 देखने के बाद डिसीजन करिए कि देखना है नहीं देखना है। अच्छा लगेगा, कुछ मिलेगा तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय शिक्षा प्रयोक्ता से संबंधित है। तो रंगनाथन हमारा यूजर एजुकेशन से संबंधित जो अवधारणा दी है उन्होंने, ये नहीं है। डीबी भी नहीं है, नोरिस भी नहीं है। यह है पी नैप, या कहीं कहीं पी बी कनैप लिखा होता है, बी पी नैप भी होता है, बी नैप भी होता है। तो इसका पूरा नाम जो है हमारा पैट्रिशिया बी नोफ है। 1964 में इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें इन्होंने पुस्तकालय और कॉलेज के बीच महत्वपूर्ण संबंध विकसित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठकों की शुरुआत का अर्थ होता है। तो ज्ञान नहीं होता है, ग्रहण शक्ति नहीं है, शुरुआत नहीं, अभिविन्यास। देखिए हिंदी बड़ा टिपिकल होती है, अलग अलग तरह से लोग करते हैं। कोई उपयोगिता अभिन्यास कहते हैं, यूजर ओरिएंटेशन इसका है ना, सही है। अंग्रेजी वाली पोर्शन इसमें नहीं दिया गया, वो ज़्यादा बेटर है कि अंग्रेजी का पोर्शन भी सही पढ़े। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। निम्नलिखित में से कौन से मिस्र के राजा ने अपने पुस्तकालय को आत्माओं के लिए चिकित्सालय का एक स्थान कहा था। तो रामसेस सेकंड नहीं था, सेती नहीं था, और ना ही मरेन पटाह थे। सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, अमेन मेश। और इनका जो सही नाम था मेन मियर स्टेपेन था। केवल 3-4 साल इन्होंने राज किया था 19वीं शताब्दी में। कौन से मिस्र के राजा ने उपयोगिताओं क्या, ये तो कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली पहुंच प्रणाली पहली बार किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो जो ओपन एक्सेस सिस्टम है सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो स्टेट लेनिन लाइब्रेरी ने नहीं किया था, और पोस्टोन पब्लिक लाइब्रेरी ने भी ये नहीं किया था, बिब्लियोथेक नेशनल ने भी नहीं किया था। ये किया था हमारा ब्रिटिश म्यूजियम ने। ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ की लाइब्रेरी है, यूनाइटेड किंगडम की नेशनल लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अंक का ISBN के कितने भाग होते हैं। तो 13 अंक के जो ISBN के भाग होते हैं 7 नहीं होते हैं, 4 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, वो होते हैं हमारे 5 भाग। और ISBN 13 अंकों का है, कब से स्टार्ट हुआ था। तो यह 1 जनवरी 2007 से 13 अंकों का स्टार्ट हुआ था। उससे पहले यह 10 अंक का था। तो प्रथम भाग इसका हमारा संबंधित होता है यूरोपियन आर्टिकल नंबर से ISBN का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है भौगोलिक क्षेत्र या ज्योग्राफिकल एरिया। थर्ड पार्ट या तीसरा भाग पब्लिशर होता है। चौथा भाग टाइटल और एडिशन होता है। पांचवा भाग चेक डिजिट के रूप में इस्तेमाल होता है।
और भारत में ISSN नंबर किसके दिया जाता है? तो राजा राम मोहन राय एजेंसी के थ्रू दिया जाता है। RRRLF कई जगह लिखा होता है, वो RRRLF के अंडर में एक संस्था है, RRRLF नहीं है, अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सी सेवा किसी विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे उपयुक्त दस्तावेजों की पहचान करने के लिए निर्दिष्ट की गई है? तो फ्रेंड्स, इंटरनेट लिंक सेवा नहीं है, दस्तावेज सेवा नहीं है, और प्रचलित जागरूकता सेवा नहीं है। वह है चयनित प्रचार सूचना चयनात्मक प्रसार सेवा है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? SDI, सिलेक्टिव डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसका प्रतिपादन कब हुआ था? तो 1959 में, 1959 में HP लोहन के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या क्या काम होता है, इसके चरण क्या है, पूछ ले जाते हैं कभी कभी। चरण दे दिया जाता है कि किस योजना का पार्ट है, तो उपयोगकर्ता प्रोफाइल का तैयार का मिलान करना होता है, मैचिंग है, फिर सिलेक्शन है, चयन करना है, फिर नोटिफिकेशन है, फिर फीडबैक है, उसके बाद मॉडिफिकेशन है, और लास्ट में मांग पूर्ति है, फुलफिलमेंट ऑफ द रीडर्स डिमांड, लास्ट स्टेप। अनुसंधानकर्ता क्या है? तो सूचना का सबसे बड़ा अनुसंधान उपभोक्ता भी होता है और निर्माणकर्ता भी होता है। तो सूचना का आयोजक नहीं है, सूचना को उपभोक्ता है तो है, लेकिन उसके साथ साथ सूचना के निर्माण के साथ क्या करता है? सूचना को उपभोक्ता निर्माणकर्ता दोनों है। तो राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र का निहितार्थ पुस्तकालय भवन का स्थान निश्चित किया गया है? मतलब लाइब्रेरी कहाँ होनी चाहिए? सेंट्रल में। तो अगर सेंट्रल में लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हर तरह से आदमी आसानी के चारों तरफ पहुंच सके। तो ये कौन से नियम को करता है? तो तीसरा चरण, चौथा चरण नहीं, पांचवा चरण नहीं, पहला चरण है। और पहला चरण क्या है? पुस्तकें उपयोग के लिए होते हैं, बुक्स आर फॉर यूज। तो फर्स्ट नियम को ये प्रतिपादित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या हो सकता है? प्रथम में पुस्तकालय की स्थिति उपभोक्ताओं के सुविधाजनक पहुंच तथा समय की सुविधाजनक होना चाहिए। नवागत पुस्तकों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना है, फर्स्ट नियम में ही आएगा। यह सूत्र पुस्तकों के संरक्षण के लिए भी उपयोग के पर जोर देता है, और पुस्तकालय भवन की स्थिति के नियम भी लागू होते हैं प्रथम नियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसके अधीन सृजित कृति के स्वामित्व का दावा करने के लेखक का अधिकार है? तो लेखक को अधिकार जो है वह हमारा पुस्तक वितरण अधिनियम नहीं है, प्रेस अधिनियम नहीं है, ना ही सेंसरशिप है। सही आंसर है बौद्धिक संपदा का अधिकार है ना, कॉपीराइट जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। किसके द्वारा भारतीय विज्ञान सारांश प्रकाशित होता है? तो EIC नहीं है, NVT भी नहीं है, और DRTC भी नहीं है, निस्केयर है इसका राइट आंसर। और आप लोग जानते ही हैं कि निस्केयर 2002 में निस्को मॉरिसडोक को मिला करके बनाया गया था, और निस्केयर का वर्तमान नाम मैंने कल भी पूछा था वीडियो में, आप लोग बताएं। NCICAPR कुछ करके हो गया, पूरा एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, सही आप लोग बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, 1954 से एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस क्वार्टरली के रूप में यह प्रकाशित करता है, और से इंडियन साइंस सेमी, जो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है वह सेमी मंथली और 1965 से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लाइब्रेरी विकसित करने के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी? तो महाविद्यालय पुस्तकालय नहीं है, विशिष्ट पुस्तकालय नहीं है, ना ही विश्वविद्यालय पुस्तकालय यह है। इसका सही आंसर है सार्वजनिक पुस्तकालय, RRRLF।
की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 इसका आंसर आता है, जब हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसके द्वारा प्रकाशन की सार्वभौमिक उपलब्धता की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी इफला के द्वारा। FID इसका आंसर नहीं है, ILA और ICSU नहीं है। इफला का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 30 सितंबर 1927 को इफला की स्थापना की गई थी, है ना। एक पुरस्कार इसके द्वारा दिया जाता है सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए, उस पुरस्कार का नाम है पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। पुस्तकालयों के बीच संसाधनों की साझेदारी या हिस्सेदारी को मूलतः किस रूप में जाना जाता है? पुस्तकालय वितरण नहीं है, पुस्तकालय नेटवर्किंग नहीं है, अंतर पुस्तकालय ऋण नहीं है, बल्कि ये हमारा पुस्तकालय सहकारिता इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RRLF, 3 बार RR होना चाहिए। RRRLF क्या है? तो फ्रेंड्स, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है RRRLF। और यह है सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं है, विशेष पुस्तकालय नहीं है, सभी पुस्तकालयों का समर्थन के लिए विश्वास नहीं है। यह सार्वजनिक पुस्तकालयों के समर्थन के लिए सरकारी निकाय है। किसके द्वारा पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति या ड्राफ्ट तैयार किया गया था? तो ILA भी नहीं है, ISLIC भी नहीं है, स्पेस एटलिस्ट भी नहीं है। तो यह है राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी एट नेशनल लेवल, यह मई 1986 में लागू की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? DP चट्टोपाध्याय थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। किसके द्वारा भारत के लिए पुस्तकालय विकास योजना का मसौदा तैयार किया गया था? तो किया गया था डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। PN कोला, केशवन और मंगला जी नहीं है। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया का प्रारूप कब तैयार किया गया था? तो 1950 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशक के द्वारा पुस्तकीय वितरण अधिनियम के अधीन एक पुस्तक की कितनी प्रतियां भेजी जानी चाहिए? तो फ्रेंड्स, 3 प्रति नहीं है, 5 नहीं है, 2 नहीं है, 4 है। कहाँ कहाँ जाती है? पूर्वीय क्षेत्र पुस्तकालय कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली, कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई। अभी थोड़ा डाउट मुझे इसलिए कि इनमें से शायद कोई एक लाइब्रेरी हटा दी गई थी, वो हटा हुआ इसमें आंसर है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुस्तकालय की बुनियादी जानकारी की मूलभूत भूमिका क्या है? एक पुस्तकालय की मूलभूत जानकारी की भूमिका है हमारा सूचना का एकत्र एवं प्रसारण करना। बाकी ऑप्शन ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलनेट का मुख्यालय कहाँ है? तो डेलनेट का मुख्यालय मुंबई में नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। आंसर तो है इनमें से, चेन्नई भी नहीं है, तो आंसर है हमारा दिल्ली। और डेलनेट का पूरा नाम क्या है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। किस नाम से इसकी स्थापना हुई थी 1988 में? 1988 में जो इसकी स्थापना हुई थी वो दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से हुई थी।
इसकी स्थापना में किस किसका सहयोग है? तो निशात, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस टेक्नोलॉजी, और नेशनल NIC का है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। इसके लिए दोनों रूप से मुख्य रूप से उत्तरदायी है संस्था के निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन, सभी पुस्तकों का संस्करण भिन्न है। सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण भिन्न है। कौन सा नियम है? तो यह है पहला कानून, तीसरा नहीं, ये भी आंसर गलत है। दूसरा कानून ऑप्शन ए ठीक है। सभी के लिए पुस्तक यानी पुस्तक के उपयोग के लिए प्रत्येक पाठक को की पुस्तक मिले। दूसरा कानून क्या है हमारा? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। अगला क्वेश्चन है, कौन से पुस्तकालय प्रकाशित किए गई प्रत्येक पुस्तक के लिए एक निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने के लिए कानून का हकदार है? छात्रावास पुस्तकालय नहीं है, डिपॉजिट पुस्तकालय नहीं है, सामुदायिक पुस्तकालय नहीं है, बल्कि निक्षेपागार पुस्तकालय है। प्रकाशक को 30 दिन के भीतर अपनी एक कॉपी 4 कॉपी भेजनी जरूरी है। किस नियम के अधीन? तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के अधीन। पुस्तक के पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों की उम्र और लिंग में भेद के बिना सर्विस प्रोवाइड करता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय नहीं है, विशिष्ट पुस्तकालय नहीं, नेक्स्ट शैक्षिक है, वो है सार्वजनिक पुस्तकालय है। जनता के लिए जनता द्वारा पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी। अलमारियों तक खुली पहुंच को पूरा करने में कौन योगदान देता है? तो वह हमारा तीसरा कानून देता है। बी, सी और डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिग्रहण संगठन को जानने के लिए ज्ञान और उपयोग के, है ना, अधिग्रहण संगठन को जानने की गतिविधि और ज्ञान के उपयोग को किस रूप में जाना जाता है? तो अवधारणा आंसर नहीं है, ना ही संवेदन, ना ही अभिमूल्यन है, वह है अनुभूति। पुस्तकालयों में उपयोग किए जाने वाले कैटलॉग कार्ड का मानक आकार क्या होता है? तो 12x5 नहीं होता, 5x3 सेंटीमीटर नहीं होता, ना ही 10x8 होता है। राइट आंसर है इसका 12.5 गुना 7.5 सेंटीमीटर। अगर इंच में हम बात करते हैं तो 5 इंच गुणा 3 इंच इसका साइज होता है। कैटलॉग जो हमारा है इसका प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस पुस्तकालय में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों में पुस्तकालय शेष का प्रावधान नहीं है? तो तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में अगर नहीं है तो आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो राइट ऑप्शन है इसमें बी। अधिकृत रूप से आय और व्यय प्रवाह के व्यवस्थित रखरखाव को क्या कहा जाता है? वित्त पोषण नहीं कहलाता, वित्त व्यवस्था नहीं, विपणन भी नहीं, यह लेखांकन कहलाता है, जिसको ऑडिटिंग कहते हैं हम अंग्रेजी में, ऑडिट करना कहलाता है। पूर्व निर्धारण अनुक्रम में डेटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? कोडिंग नहीं है, वर्गीकरण नहीं है, ना ही सॉर्टिंग है, यह प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग।
सॉर्टिंग क्या करता है? कुछ अनुक्रमों और सेटों की वस्तुओं की व्यवस्था करता है। समराइजेशन अपने मुख्य बिंदुओं के लिए डाटा को कम करता है। क्लासिफिकेशन क्या है? विभिन्न श्रेणियों में डाटा को अलग करना क्लासिफिकेशन है। कंप्यूटर शब्दावली और उपयोग में बग का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर शब्दावली और उपयोग में बग का अर्थ होता है सॉफ्टवेयर का चयन नहीं होता है, कंप्यूटर वायरस, प्रोग्रामिंग नहीं बल्कि, एक मिनट, सॉफ्टवेयर में बग का सॉफ्टवेयर एक बग कंप्यूटर पर सिस्टम में एक त्रुटि या दोष है। तो सॉफ्टवेयर में त्रुटि का चयन नहीं होना चाहिए, त्रुटि है। तो सही ऑप्शन होना चाहिए हमारा प्रोग्रामिंग में त्रुटि। हार्डवेयर में त्रुटि चयन नहीं है। आंसर किताब में ये दिया लेकिन ये आया हार्डवेयर का तो मतलब ही नहीं है। तो आंसर जो है हमारा बी होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर में त्रुटि। कमेंट्स करके इसका कर सकते हैं डिस्कस। अर्नेट का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, अर्नेट का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च नेटवर्किंग नहीं है, ईस्टर्न रीजन नेटवर्किंग इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च नेटवर्क नहीं, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है। और अर्नेट किसके अधीन? तो ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। एमएस ऑफिस क्या है? तो एमएस ऑफिस हमारा है संचालन व्यवस्था नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस किसका द्वारा निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था, है ना। और जिसका वर्तमान संस्करण 2019 का संस्करण चल रहा है। इनफिनिट का मुख्य रूप से किसे जोड़ने का प्रस्ताव है? तो व्यावसायिक पुस्तकालय भी नहीं है, सार्वजनिक के लिए भी नहीं है, R&D पुस्तकालय भी नहीं। मेन है इनफिनिट का काम एजुकेशन लाइब्रेरी को। इनफिनिट का पूरा नाम क्या है हमारा? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है, जिसकी स्थापना इनफिनिट की कब हुई थी? 1991 में यूजीसी के द्वारा की गई थी। आता है क्वेश्चन इनफिनिट का, बहुत सारे क्वेश्चन इनफिनिट पे बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता प्रणाली है? तो फ्रेंड्स, उपयोगकर्ता प्रणाली यूजर मल्टी यूजर एप्लीकेशन पूछ रहा है। तो डोस नहीं है, यूनिक्स नहीं है, लैन प्लस यूनिक्स नहीं है, बल्कि लैन व्यवस्था है, लोकल एरिया नेटवर्क। बहुत सारे लोग मिलकर के एक साथ काम कर सकते हैं। सर्वप्रथम किसके द्वारा दशमलव अपूर्णांकन का प्रयोग किया गया था? तो यह किया गया था हमारा रिचर्डसन। इसका आंसर नहीं है, मेलविल डीवी सही आंसर है। चार्ल्स मॉर्टेल और एचपी लूहन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूलेशन का सिद्धांत किसके अधीन आता है? तो मॉड्यूलेशन का सिद्धांत हमारा श्रृंखला के अंतर्गत आता है, लक्षण सारणी और विलक्षण की सफलता। ये इसके आंसर नहीं है। उन लोगों के बीच बिना किसी विशेष व्यवस्था के संस्थाओं का एकत्रीकरण क्या कहलाता है? समूहीकरण नहीं, सहमति नहीं, आवंटन नहीं, झुंड कहलाता है। कॉलन वर्गीकरण में जे
किस रूप में जाना जाता है? तो कृषि के रूप में जाना जाता है। वनस्पति विज्ञान, साहित्य, औषधि नहीं है। शैली कुलन वर्गीकरण के अनुसार जे पूछा जाता है, यानी कि मेन क्लास की बात कर रहा है। मेन क्लास पे थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाएगी। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में कोलन क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन के अनुसार हमारी जो मेन क्लास है, 2 लाइब्रेरी साइंस है, 4 जर्नलिज्म है, बी मैथमेटिक्स है, सी फिजिक्स है, डी इंजीनियरिंग है, ई केमिस्ट्री है, एफ टेक्नोलॉजी है, जी बायोलॉजी है, एच जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान है, एच जेड माइनिंग है, आई बोटनी है, जे एग्रीकल्चर है जो आपने किया है, के जूलॉजी है, के जेड एनिमल हस्बेंड्री, एल मेडिसिन है, एल जेड फार्मा कोलोजिया फार्माकोग्नोसी है, एम यूजफुल आर्ट है, डेल्टा स्पिरिचुअल और मिस्टिसिज्म है, एन है फाइन आर्ट, ओ है लिटरेचर, पी जो मेन क्लास है लिंग्विस्टिक्स की है, क्यू रिलीजन है, आर फिलोसफी है, एस साइकोलॉजी के लिए प्रयोग होता है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, टी बहुत जगह पूछा जाता है, दोनों का नंबर पूछ लिया जाता है डीडीसी और सीसी में। तो डीडीसी में 370 हमारा एजुकेशन है और कोलन क्लासिफिकेशन में टी है। यू ज्योग्राफी है, वी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस का भी बहुत पूछा जाता है, 370 डीडीसी है, और डब्ल्यू लाइब्रेरी मतलब सॉरी कोलन क्लासिफिकेशन है 270 है। और इकोनॉमिक्स का भी पूछा जाता है तो एक्स है, शायद 30 है, 300 सोशल साइंसेज होता है वहाँ पर, यहाँ पे वाई है सोशोलॉजी। वर्गीकरण के लिए योजना के कुछ पुस्तकों की विशेषताओं पर आधारित जो विषय वस्तु के बारे में विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान नहीं करते वो क्या है? तो कृत्रिम वर्गीकरण, नन्मय फॉर्म और फ्रेमिंग नहीं है। कोई क्वेश्चन डाउटफुल होता तो कमेंट सेक्शन में हम लोग जरूर डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्गीकरण की इस योजना में यह प्रावधान है कि संकेतन में अंतराल छोड़कर लघु और बड़े विषयों दोनों की व्यवस्था करना है। तो कांग्रेस क्लासिफिकेशन नहीं है, यूडीसी नहीं है, कोलन नहीं है, यह हमारा डीडीसी। डीडीसी का फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1876 में। किसकी है? मेलविल डीवी की है। और वर्तमान में इसका प्रकाशन कौन कर रहा है? डीडीसी का ओसीएलसी यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर इसका वर्तमान में प्रकाशक है। एक काम जिसे खुद के द्वारा एक विषय के रूप में किया जाता है क्या है? मैक्रो विषय नहीं है, माइक्रो नहीं है, स्पॉट विषय नहीं है, कवासी विषय है। जयपुर राजस्थान की जलवायु के बारे में अगर जानना है तो सही संदर्भ स्रोत क्या है? तो कंपास तो हो नहीं सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्लोब भी नहीं है, ना ही मैप है, तो वह है गजेटियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कोबोल भी भाषा है, बेसिक भी भाषा है, आस की भी भाषा आस की भाषा नहीं है, फोर्ट्रॉन भाषा है, और अगर नहीं है तो वह प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। आशिकी ASCII क्या है? यह एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, इसका पूरा नाम है ना। आस्की में 256 कोड है। और बेसिक की बात अगर करें तो बेसिक का पूरा नाम है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जिसका निर्माण 1914 में अमेरिकी प्रोफेसर थे एक, उनका नाम क्या था? हाँ, तो उनका नाम था जॉन सी मेनी। फॉर्मूला की बात हुई थी फोटोन की, तो ये फार्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है। और कोबोल का पूरा नाम होता है हमारा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
अनुरक्षण विभाग की पहचान करने में कौन सहायता करता है? तो जोड़ी गई प्रविष्टियां इसका आंसर नहीं है। एक सेकंड, अनुरक्षण विभाग की पहचान करने में कौन सहायता करता है? हिंदी और अंग्रेजी में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ये फ्रेंड्स जोड़ी गई प्रविष्टियां यानी कि ट्रेसिंग इसकी सही आंसर है अकॉर्डिंग टू बुक। एडिड एंट्रीज, जोड़ी गई प्रविष्टियां एडिड एंट्री यानी कि सामान्य विशिष्ट प्रविष्टियां नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है, तो ए ऑप्शन ठीक है, जोड़ी गई प्रविष्टियां एडिड एंट्रीज। किस रूप में कैटलॉग संदर्भित है? तो कैटलॉग जो हमारा संदर्भित है वह प्रक्रिया, विधि और तकनीक, इसका आंसर नहीं है, साधन तक इसका आंसर है। किसके द्वारा भारत में ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम प्रतिबंधित है? अरे यार कुछ लगा, तो इसका राइट आंसर है हमारा इनफिनिट है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा यह कथन दिया गया कि सूचना उत्पादक प्रक्रिया दोनों है? तो यह ब्रैडफोर्ड का नहीं है, गार्डन का और फोकाल्ट का नहीं है, जे मार्टिन इसका सही आंसर है। और फ्रेंड्स मार्क्स पे तो आप तैयार कर ही लीजिए, क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। मार्क का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, मार्च 21 में विषय पहुंच क्षेत्र क्या है? तो मार्च 21 में पहुंच क्षेत्र हमारा है, पहले तो मार्क का पूरा नाम आपको पता होगा कि मशीनरी टेबल कैटलॉग इसका पूरा नाम है। इसका राइट आंसर है हमारा 6XX। और फ्रेंड्स वर्तमान में कौन सा मार्क चल रहा है? तो मार्क 21 ज़्यादा फेमस है। और 3XX क्या है? फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए प्रयोग होता है। 4XX सीरीज स्टेटमेंट के लिए, 5XX नोट फील्ड के लिए, और 6XX जो हमने किया है वह होता हमारा सब्जेक्ट फील्ड एक्सेस के लिए। मेरा एक वीडियो है एटम बम ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो मार्क की सारी फील्ड उसमें दी गई हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का निचोड़ है, वो आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें। अंतिम समय में वो ज़्यादा काम करती है। डिजिटल पुस्तकालय फंक्शन में क्या शामिल होता है? तो फ्रेंड्स इसमें सभी होते हैं शामिल, सृजित करना, भंडारण, प्रबंधन, सार करना, समीक्षा, सब इसमें शामिल होते हैं। किसके द्वारा डेटाबेस में स्थित शब्दकोश नियंत्रित होता है? तो आयत फाइल में नहीं होता है, मानक फाइल नहीं है, प्राधिकरण फाइल नहीं, बल्कि मानक फाइलें और अधिग्रहण फाइल दोनों इसका आंसर है, डी ऑप्शन ठीक है। CCF ग्रंथ सूची दस्तावेज किसको संदर्भित करती है? तो ये दस्तावेज संदर्भित करती है हमारी डेटा संग्रह को नहीं करती। डेटा संग्रहण और दस्तावेजों का संपूर्ण नहीं है, दस्तावेजों का स्वरूपण नहीं है, सही आंसर है। डेटा हस्तांतरण में डेटा क्षतिपूर्ति के मानक। शोध गंगा किसका भंडार है? तो शोध गंगा जो हमारा भंडार है, ई जर्नल्स, ई बुक्स नहीं, ई संसाधन नहीं, बल्कि क्या है, ई थीसिस का भंडार है हमारा शोध गंगा। किसकी शोध गंगा रिपोजिटरी है? तो ई थीसिस की रिपोजिटरी है। किसका प्रोग्राम है? यह इनफिनिट का प्रोग्राम है। तो कोई डाउट है, जैसा मैंने पहले बोला है कि हम लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी लाइक कर सकते हो, सही लगी तो। नमस्कार।